जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा हैं। वो मेरे ख्याल है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन वैसे मैं सरसरी तौर पर बता दूं कि उनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो वॉर स्टडीज़ के अंदर उन्होंने पीएचडी की थी, और पाकिस्तान के अंदर बड़ी वेल नोन, ऑब्वियसली उनकी किताबों की वजह से मिलिट्री इंक ख़ास तौर पे बहुत पॉपुलर है। आप सब ने पढ़ी होगी यकीनन। अब पढ़ी ना पढ़ी हो, लेकिन कमेंट्स तो सारे मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इंटरनेट स्फीयर में कुछ आपकी किताब से ही इंस्पायर्ड होते हैं, और एक मेरे ख्याल में कल्चरल एक वेव तो चली है लोगों को, चाहे वो बाय एक्सीडेंट ऑफ पीटीआई हो या कोई और फिनोमेनन हो। बट एक तस्वुर के हमारी फौज एज एन इकोनॉमिक एक्टर हमारे पॉलिटिकल क्लाइमेट में एग्जिस्ट करती है, तो कुछ थोड़ी बहुत उस इंसेप्शन के अंदर आपका एक रोल रहा है। डॉक्टर साहब क्या हाल है? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। जो प्रिंसिपल रोल है आपका इस आइडिया को जाइटगाइस्ट में लाने का, कि हमारी फौज एक इकोनॉमिक एक्टर है, और शायद दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये एक पॉपुलराइज हो गया हुआ आइडिया पाकिस्तान के अंदर, और अवामी सतह पे आपको नज़र भी आता है। तो डू यू थिंक दैट आपने इंसेप्ट किया इस आइडिया को, या आप प्रोजेनेटर हैं इसकी, या डू यू फील अबाउट दिस स्टेटस जो आपको एक लोग देखते हैं इनफॉर्मली या फॉर्मली इस निगाह से? देखिए, जब मैंने किताब लिखी थी तो कुछ बुजुर्ग दोस्त, कुछ मेहरबान प्रोफेसर ने तब मुझे आके मशवरा दिया था कि भाई किताब मत छापना। मुशर्रफ की रिजीम थी, आड़े हाथों लेंगे। मैं तब रुकी नहीं थी, क्योंकि मेरा ना कोई मैं कोई बगावत कर रही थी, ना मैं कोई किसी के खिलाफ कुछ कर रही थी। एक एकेडमिक स्कॉलरली काम था। एक देखने की ख्वाहिश थी कि ये जो मिलिट्री बिजनेस होता है एज ए कॉन्सेप्ट, ये है क्या। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में होता है, और जहाँ होता है वो ये है क्या, ये चीज क्या है। एक तो उसको डिफाइन करना, फिर ये है कि पाकिस्तान में जहाँ एक ऑलरेडी फौज सियासत में बहुत एंगेज है, जब वो इकोनॉमी में भी चली जाती है तो उसका आपकी सियासत पे, आपके समाज पे, आपकी मईशत पे क्या इम्पैक्ट होता है। एक तहकीकी काम था। बहुत गालियां पड़ी, बहुत उंगलियां उठी। अ, जो एक टिपिकल आपके यहाँ एक रियासत का एक रवैया होता है कि हाँ जी, इसने तो इंडिया से पैसे लिए। मतलब कि जो चीज समझ नहीं आती आप इंडिया की तरफ धकेल देते हैं। और उसके बाद पीटीआई ने भी बड़ी गालियां दी, क्योंकि पीटीआई के जो वॉरियर्स थे उन्होंने तो, क्योंकि वो तो फिर छोड़ते नहीं ना। कुछ बड़ी बड़ी गंदी गालियां पड़ी। अब आके वो कहते हैं कि नहीं जी, माजरत, माफी, आप सही कह रही थी। तो मैंने सिर्फ काम ये किया कि जो लोगों को नजर आता था वो इकट्ठा करके एक जगह, और उसकी एक एनालिटिकली देखा कि ये है क्या। जो मशहूरी हुई है मिलिट्री बिजनेस की, मैंने कॉन्सेप्ट दिए। मिल बिज का एक कॉन्सेप्ट दिया जो अब जबान ज़द-ए-आम है। जो इसको मशहूर करने में रोल है, मैं समझती हूँ वो खुद फौज का है, या फिर पीटीआई वालों को उसका क्रेडिट जाता है कि वो सवाल उठा रहे हैं। और फौज का इसलिए उनका उनको क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि करते हैं तो नजर आता है। और जब नजर आता है मतलब ये कि आप दूध से लेके नील कपड़ों को देने वाला नील, अ, और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अब ये तमाम एंटरटेनमेंट चीजों में में भी आ गए, हम जब एंटरटेनमेंट में भी आ गए। जब एंटरटेनमेंट में भी ड्रामा आप बनाते हैं, थिएटर में आप आ गए हैं, तो जब मीडिया में आपका सबसे, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के बाद जो सबसे बड़ा रेडियो का नेटवर्क है एफएम का, वो भी फौज फौज का है। तो जब काम ये खुद करते हैं तो छुपे छुपा कैसे रहेगा। मतलब कि या तो मैं अंधी हो जाऊं, मुझे नजर ना आए, आपको नजर ना आए। तो मैं समझती हूँ कि मिलबिज के एक्सपोज होने का क्रेडिट खुद फौज को देना चाहिए। करते हैं, सामने आता है।
लेकिन अगर फिर एक्सपेक्ट करें कि लोग शोर ना मचाएं तो ये जाहिर है ज्यादती। डॉक्टर साहब, ये मतलब कंपेरेबल है किसी और मिलिट्री इदारे की दुनिया में? अगर आप किसी और, आपने जैसे फरमाया कि मैं देखना चाहती थी व्हाट इज द बिजनेस ऑफ मिलिट्रीज इन बिजनेस, तो ये बाकी ममालिक के अंदर भी इसके कुछ मतलब झलक तो मिलती है, लेकिन मैग्नीट्यूड का फर्क है या नौयती फर्क है? वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो आप कहेंगे कि डिस्टिंग्विश करता है इसको बाकी दुनिया के मिलिट्रीज की जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक? मैंने जी 6 मॉडल्स बनाए थे। सो जैसे कि अमेरिका में, इसराइल में, जर्मनी, यूके, इन ममालिक में होता है, लेकिन इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी में होते हैं। मतलब कि इनकी कंपनीज जो कि हायर करती हैं, अच्छा उसमें भी नुकसान का पहलू है, क्योंकि आपने एक फौजी को ट्रेन किया, उस पर पैसे लगाए, उसको काबिल बनाया, फिर उसने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और जाके एक प्राइवेट कंपनी के साथ मुलाजमत कर ली, जिस प्राइवेट कंपनी को फिर आप अपना काम कराने के लिए हायर करते हैं, दुगने चौगने पैसे देते हैं। तो वहां भी लॉस ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन उसमें उनकी पार्टनरशिप होती प्राइवेट सेक्टर के साथ। प्राइवेट सेक्टर करता है, वो इस्तेमाल करता है फौज को या रिटायर्ड फौजी को। फिर आप बस चाइना का जैसा मॉडल आ जाता है। चाइना में आ, वो करते थे एग्रीकल्चरल लैंड पे, जमीनें भी, फार्म्स भी होते थे, सारा कुछ। लेकिन उस मॉडल में फर्क ये है कि चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी इतनी स्ट्रांग है, तो 1997 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, हमको एक प्रोफेशनल फौज चाहिए, ये कारोबारी धंधों से इनको निकालो। उन्होंने बंद किया और वो बंद है। ठीक है। टर्की में है। टर्की में आप, और टर्की जो है, चलते चले जाएं, फिर टर्की है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। अब उसमें जितनी ताकत होती है, जितनी ऊपर अच्छा, टर्की में तब्दीली जाहिर है आई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एकेपी ज्यादा ताकतवर हो गई। और एकेपी और टर्की की मिलिट्री का ये था कि क्योंकि उनको बहुत शौक था यूरोपियन यूनियन में जाने का, वेस्ट की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने का, तो उन्होंने ईयू की शर्त मानी। ईयू ने कहा भाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के चक्कर में जो फायदा हुआ वो एकेपी को हुआ। और उनका, अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि वो जो कंपनी है, उनकी फौज की कंपनी, वो पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करती है। उनका जो अब तो टर्की की इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पहले जब अच्छी हालत थी तो उनका इतना बड़ा पाए हो गया था, तो उसमें इनका भी छोटा सा एक शेयर था। लेकिन वो सिविलियंस रन करते थे, ये नहीं करते थे। आपके यहाँ स्ट्रक्चर बहुत डाइवर्स है। आपके यहाँ एक्टिव फौज की कंपनियां भी हैं, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो कम्युनिकेशन से लेके रोड कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन, वो भी आप करते हैं। फिर आपके हर यूनिट, हर डिवीजन जो है, उसने अपना तमाशा किया हुआ है कि फौजी जमीन जो कि सरकारी जमीन है, उस पे प्लाजे, सिनेमा, पेट्रोल पंप। ठीक है। और ये वो फौज है बाय द वे जिसका पूरा दिफाई बजट, पूरे पेंशन पर्सनल सरकार पाकिस्तान अपनी जेब से देती है। आप टैक्स पेयर जो है ना, अ, गरीब, उसकी जेब से जाता है। तो आपको ये वेलफेयर के ड्रामे करने की जरूरत भी नहीं है कि जी हम तो वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। अ, फिर ये है कि आपकी जो फाउंडेशंस हैं,
वो एक और तरीका है, वो पेंशन फंड या वो फंड्स को इन्वेस्ट करता है। उसमें आप ये देखें ना कि आप ये सवाल ही नहीं उठते कि आप सरकारी लैंड पे, क्योंकि अब इस्लामाबाद जैसे एक मिसाल देती हूँ, मैंने देखा है इस्लामाबाद में जो फजाइया यूनिवर्सिटी है, जो बहरिया यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट लैंड पे है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को खोलेंगे तो या खरीदेंगे या किराया देंगे, ये कौन सा किराया दे रहे हैं? तो लीकेज ऑफ फंड्स है ना। फिर आप बैंक चला रहे हैं, अस्करी बैंक, फिर आपने अस्करी एविएशन भी है, आपने शाहीन एयरलाइंस की थी जो अब डूब गई क्योंकि आपसे चली नहीं। वो आपने बेच दी, फिर आपने आगे जिनको बेची और बात है कि उनको भी चलाने नहीं दी, क्योंकि आपका यही जिद होती है कि जी हमें फ्री की टिकट, अफसरों को बिठाओ, ये वो। सो उसमें ये होता है कि जितनी ज्यादा सियासी ताकत होती है, उतनी आपकी लालच और आपकी जेबें गहरी होती जाती हैं। और जितनी जेबें गहरी होती हैं, उससे आपकी ताकत की लालच मजीद बढ़ती है। सो इट्स साइक्लिक है। जी साहब, पैसे जो है वो ताकत को हम्म। सिक्योर करती है और ताकत के जरिए पैसों का हसूल होता है और वो सारा जी। और ऑफ कोर्स आखिरी जो मॉडल है वो है वॉट ऑन स्टेट्स का, क्योंकि जिसमें अफगानिस्तान हो गया आपका, इराक, लिबिया। इस किस्म के जी। अफ्रीका के कुछ ममालिक हो गए, जहां फिर जो सोल्जर है वो अपनी बंदूक उठा के अपने सर पे, मिलिटेंट्स जो हैं, मिलिटेंट्स भी हो गए या इंडिविजुअल सोल्जर, जाके लूट मार करता है। सो हमारा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आप और ये कहेंगे कि तुर्की ऑर्गेनाइजेशन, और मिस्र के बैन बैन है? नहीं नहीं, हम तुर्की से बहुत आगे हैं और मिस्र के बराबर हैं। मिस्र के मिस्र बराबर। में भी, हाँ मिस्र में भी फिल्में भी बनती हैं, थिएटर भी बनता है, देखिए, कल्चर में भी इस हैं। पे एक पुशबैक आता होता है कि बिल्कुल एक मेरे ख्याल में तो बड़ी नॉविस क्रिटिसिज्म, बट आती तो सही है कि भाई यूनिट 8200 जो है इसराइल का, वो टेक में सिलिकॉन वैली में वॉल स्ट्रीट में उसका कितना सेटअप है और सारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट है। सीआईए भी तो हॉलीवुड की मूवीज बनवाता है, प्रोपेगेंडा की खातिर हो या कोई और मैसेजिंग हो उसके अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की जाती है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा किया जाता है, और उसको एज अ बून दिखाया जाता है कि ये उनकी ताकत का भी सबब है। यानी तो ये आर्ग्यूमेंट जो है, आपको लगता है कि यार कि ये ग्रेटर गुड की खातिर हमें ये कुछ थोड़ी ये एक लीकेज या करप्शन बर्दाश्त करनी चाहिए, बिकॉज एक ताकतवर मिलिट्री जो है वो डिफेंस के लिए और एक वो नेशन स्टेट की सालमियत के लिए, और मिसाल फिर उनकी देते हैं। यानी वो क्रिटिसिज्म वो डबल एज्ड होता है। यानी उन पर तनकीद जब करनी होती है तो तब इस्तेमाल भी करते हैं, और जब उससे अपने दिफा करना होता है वो तब भी इस्तेमाल करते हैं इस आर्ग्यूमेंट को। तो इसके बारे में क्या आपकी राय होगी? देखिए जी, हर जमाने में हर मुल्क ने अपनी दिवाई दिफाई जरूरियात के लिए नैरेटिव जो है, जो बयानिया है, उसको अपनी कंट्रोल करते हैं ना, बताने के लिए कि आपने क्या किया, क्या अच्छा किया। सीआईए यूं पैसे नहीं लगाती, इंडियन मिलिट्री पैसे नहीं लगाती। मसला है कि इनके प्राइवेट, एक तो बात ये कि इनके प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े हैं, और इनके अंदर जो एक एलिमेंट ऑफ वो जो है ना, गलत लफ्ज होगा इसको कहना, एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, बट ये जो एक है कॉम्बिनेशन कमर्शियल पेट्रियाटिज्म का। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसको फैशिज्म भी कहते हैं वैसे, प्यार से। हाँ, चले यूं 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 कह लें। तो उसमें आप अपना सौदा बेचने के लिए कि जी आपके, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने केपेबल हैं। और अमेरिका में तो क्योंकि अमेरिका को हमेशा ये दुनिया को बावर कराने के लिए कि भाई हम कितने ताकतवर हैं, तो वो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको उजागर करने के लिए कल्चर का, फिल्मों का हमेशा उन्होंने बिल्कुल सहारा लिया है।
मसला ये है कि उसके लिए कुछ सौदा भी तो दुकान में होना चाहिए ना। तो अगर आपके पास सौदा ही नहीं है, चार जंगों में कोई ऐसी बड़ी तीर मारने वाली परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, तो उस सूरत में फिर आप किस चीज की पब्लिसिटी कर रहे हैं? फिर आपका फोकस जो है ना, वो बेसिकली दुनिया की तरफ नहीं है। दुनिया आपके ड्रामे नहीं देख रही है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। मुझ जैसा एनालिस्ट जो है बैठ के आईएसपीआर के सारे ड्रामे शौक से मैं देखती हूँ, देखने के लिए कि भाई क्या कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू, मेरा तो काम है इनसे एंगेज करना। लेकिन मसला ये है कि दुनिया तो नहीं देख रही ना। हॉलीवुड के फिल्में हैं, लोग देख रहे होते हैं ना। बॉलीवुड की फिल्में भी लोग देख रहे होते हैं। आप दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, उसको आप इम्प्रेस कर रहे हैं कि देखो ये हम ना अ, वो एक कभी इनने प्ले बनाया था, सारा मैंने बैठ के देखा, सिनफे आहन। अब सिनफे आहन में आपने बावर कराने की कोशिश की कि जो मजहब हो, जो ना पार्टली वो आर्ग्यूमेंट ठीक भी है कि एक तरीके से इस फौज में अ, सब एथनिक ग्रुप्स, थोड़े या ज्यादा मजहब के लोग भी हैं, वो सारा कुछ एक तरीके से एक मेल्टिंग पॉट है। लेकिन फिर आपने उसमें कहा कि भाई जहां मैं समझती हूँ कि अच्छा, अब उसमें अब जाहिर आप अपना सौदा बेचने में क्या, आप अपनी इस जो आप सौदा बेचने जाएंगे तो अपनी बुराइयां तो नहीं बताते ना। अब ये तो नहीं बताते ना कि ये जो मैं आपका अपना घोड़ा ऑफर कर रही हूँ तो ये काना है, इसको एक आंख से कम नजर आता है, तो ये बात तो मैं नहीं करूंगी। इसी तरह आप ये नहीं बता रहे कि वो एक जैसे क्रिश्चियन लड़की है, क्रिश्चियन लड़की को कोई ब्लैकमेल करता है तो फौजी कहता है कि जी ये है फौजी है, हम इसका दिफा करेंगे, ये है वो। आप ये नहीं बताते कि आपकी फौज में ये भी है कि इतनी ज्यादा एक तरह से बायस हो गई है कि क्रिश्चियन फौजी भी हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज भी हैं, लेकिन उनको मुसलमान फैमिलीज जो हैं वो उनको मेरी क्रिसमस नहीं कहेंगे, केक नहीं खाएंगे क्रिसमस का, क्योंकि गुनाह होगा, ये है वो है। तो वो कल्चरल मतलब कि आप एक आपके यहाँ एक बर्दाश्त है क्योंकि आप दूसरे को मार नहीं सकते ना, तो नहीं है। यानी सो कानून वो की जो रिस्ट्रेंट है बट कोई इंटीग्रेशन और कोई मोहब्बत और मुसावात नहीं है। इंटीग्रेशन हाँ जी। नहीं है, नहीं है, यही मसला है। सो आपको आपको इशू यहाँ पे क्या है? हैवी हैंडेड जो डिपिक्शंस हैं, आपको लगता है आर्टिस्टिक नहीं है, टेस्टफुल नहीं है, या आपको ये है कि हमारी अवाम जो प्रोपेगेंडाइज्ड उनको रखा जा रहा है कि वो प्रोपेगेंडाइज हालत में रहें, कि वो उनके लिए नुकसानदेह है, या मैसेजिंग से डिसएग्रीमेंट थी, क्या था?
देखिए नहीं, अच्छा एक तरीके से इंटरेस्टिंग था कि भाई लड़कियां इंटरेस्टेड हो, फौज में जाएं, ये है वो है। लेकिन जिस माशरे का ये हाल हो कि आपकी आधी जो पॉपुलेशन है औरतों की, आप एक इम्बैलेंस्ड ग्रोथ एक सोसाइटी में हो रही हो ना, तो वो हो नहीं पाएगी। बनाए प्लेस, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि प्लेस ना बनाए, प्रोपेगेंडा ना करें, करेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये भी करेंगे। बट बात यह है कि जो सोचने वाली बात है कि प्रोपेगेंडा फिर बिकता क्यों नहीं इनका। एक तो ये दुनिया के लिए प्रोपेगेंडा नहीं है, नहीं, ये अपने लोगों के लिए ही है। और जब लोग देख रहे हैं कि आप सियासत, समाज, मईशत पे बोझ बने हुए हैं, तो फिर आपका प्रोपेगेंडा बिकता नहीं है। बिलीवेबिलिटी का एलिमेंट होना चाहिए, अच्छी मतलब हाँ, ट्रू अच्छी आर्ट जो है थोड़ा वो सा। लाइफ को डिपिक्ट करती है, मतलब इन अ क्लोज एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी। जाहिर बात है जी, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाए कि मतलब जहाँ पे फौजी और वो इंटरफियर करने से सियासत में रोक देता है दूसरे अपने दोस्त को, और वो यहाँ वो फौजी पॉलिटिशियन को समझा रहा होता है। इस ड्रामे में ऐसे ही है ना, गालबन के एक दोस्त उनका जो होता है वो, बल्कि वो शायद वो लड़कों वाला सिर्फ, हाँ आई थिंक लड़कियों वाला, एक लड़कों वाला भी था, उसमें एक फौजी बनता है और एक पॉलिटिशियन बनता है। बहरहाल मुझे वो याद नहीं जी आ जी रहा जी मेरे। जी जी जी। हाँ, उसमें वो गालिबन फौजी जो है वो सर्जनिश कर रहा होता है पॉलिटिशियन की कि तुम मतलब मेरा सहारा ना लो या करप्शन ना करो, वो सम रिडिकुलस नोशन ऑफ दैट सॉर्ट। मैं आपको बताऊं जी, हम लोगों ने बड़े शौक से देखा था 90s में अल्फा ब्रावो जी वो चार्ली तो जो था। मैंने भी बहुत ख्वाहिश। तो अल्फा ब्रावो चार्ली, आई थॉट के उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर थी, जी क्योंकि उसमें इन्होंने ज्यादा रियलिस्टिकली अपने कमजोरियों को भी थोड़ी थोड़ी, बेशक हो, एक्सपोज किया हुआ था। कैसे होता है जूनियर अफसर, कैसे सीनियर उसकी बेगमात की को मक्खन लगाते हैं, शॉपिंग करा दी तो कुछ फेवर मिल गई। रियलिस्टिक तो डिपिक्शन थी जी, थोड़ी वो नुआंस थी वो वो जो। ज्यादा ज्यादा कंपैरेटिवली, जो उसका सीक्वल जो आया था ना, उसका नाम है भूल गई, अल्फा ब्रावो चार्ली का। तो उसमें अगेन प्रोपोगेंडा का एलिमेंट शदीद था, हैवी हैंडेड। हम्म। बहुत हैवी हैंडेडनेस थी। सो और वो अपने लोगों के लिए फिर होती है ना, दूसरा क्या बिलीव करेगा। राइट, फेयर इनफ। फौज की मिसगिविंग्स नॉट विद स्टैंडिंग, हमें कंटेंट करना है जो हमारे से पास अभी एक जो एक रियलिटी क्रिएट हो चुकी हुई अनफॉर्चुनेट सी के एक बहुत बड़ा सर्ज आया है, आपको नजर आया बलूचिस्तान में और खैबर में और जनरली पाकिस्तान के अंदर दोबारा, चाहे सेक्टेरियन कोई या रिलीजियस ग्रुप्स हों या एथनिक नेशनलिस्ट ग्रुप्स हों। तो ये जो इंसर्जेंसी की राइज है, आप इसको मतलब एक सीरियस थ्रेट के तौर पे व्यू करती हैं कि जिस तरह एक ज़माने में पूरा एक हमारा डेकेड लगा है थाउजेंड्स का जो वॉर ऑन टेरर का, और डू यू थिंक ये कुछ और है, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है, लूप हो रही है? देखिए, वॉर ऑन टेरर का और इन एथनिक टेंशन का बड़ा फर्क है। वॉर ऑन टेरर थी, पहले आपने वो मिलिटेंसी और टेररिज्म क्रिएट की, आपने एक अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए एक आपका अपना जाविया था कि जी एक मुस्लिम एम्पायर बनाएंगे दोबारा से। वो भी आपको कीड़ा काटता है ना कभी कभार। तो वो आपने एक एक बड़ी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को बना के आपने वो किया। ये जो मसाइल है ना जी, ये दे आर मोर रियल एंड प्रॉब्लमेटिक। बलोच आज आपके साथ कोई भी बलोच रहना नहीं चाहता, और उसको आप इस मंजिल तक लाए हैं खुद। आ, जब वो शोर मचाता है आप उसे उठा लेते हैं, डिसअपियरेंसेस का मसला है, फिर
जिस तरह से आपने नेशनल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है भाई, हम लोग तो, आई ग्रू अप इन, मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ, मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है वैसे। अ, मुझे याद है सर्दियों में सर्दी हुई, किचन में अगर आते जाते सर्दी लग रही है तो चूल्हा जला लो जी, हाथ ताप लो। और जहां से वो गैस आ रही है उनको आपने इतना लेट, मतलब 2000 में उसके बाद आपने उनको, सुई वालों को गैस दी है। उनकी जमीन, उनकी, उनके रिसोर्सेज, उनकी, उनको नौकरियां, अब इट्स टू लेट। फिर आपने 2024 के इलेक्शन कैसे कराए? पूरे मुल्क में ही जैसे कराए, लेकिन आप बलोचिस्तान में देखें ना, आप कंपेयर करें हिंदुस्तान में, आ, वो बड़ा डंडे मार रहे हैं, सख्ती वो करते हैं, आर्टिकल 370, हम बड़ा शोर मचाते हैं, हम कहते हैं कि जी कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन उनके यहाँ इलेक्शन 2024, 58% कश्मीरी वोट डालने आया हुआ था, क्योंकि उनको ख्याल आया कि भाई ये एक टूल है, हमने बड़ी लड़बड़ लिया, मिलिटेंसी होगी, बहुत होगी, काम नहीं बन रहा, हमने दिल्ली को शिकस्त देनी है तो फिर सियासी तरीके से दो। हाईएस्ट टर्नआउट रेट था। आपने क्या किया? बलूचिस्तान नाराज है ना आपसे। आपने नेशनलिस्ट पार्टियां जो बात कर देती थी उनको भी आपने जीतने नहीं दिया। आप माफिया वालों को ले आए कि आओ जी। तो जब स्टेट का बिहेवियर ऐसा हो, पीछे चले जाएं। नहीं, ये जनरल मुशर्रफ के, ये बात जी खत्म कर सॉरी। लेने, जनरल मुशर्रफ के जमाने में आपने ये चौधरी शुजात, मुशाहिद हुसैन सैयद, एक आध और लोग, इन सियासतदानों को भेजा, जाओ जी जाके बलोचों से बात करके आओ। बात हो गई, जो डिसाइड हुआ फिर आपने खुद ही उससे आप मुनकिर हो गए। अब बलोच इंसर्जेंसी और बलोच पॉलिटिक्स दोनों अब एक ऐसी नहज पे हैं जहां से आपसे कंट्रोल नहीं होगा। नहीं, तो ये जैसे मैं मिसाल देता हूँ, वो डॉक्टर मारंग बलोच ने पॉपुलर प्रोटेस्ट लीड किए, इस्लामाबाद में आई, वो सारा हुआ मामला, ये गैर संजीदगी है या नेफेरियस डिजाइन के जरिए, मतलब उनको सर्दियों में ठंडा पानी मारना, उनको कंफर्म करना कि हाँ तुम जो यहाँ बात कंफर्म करने आए थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बराबर का शहरी बनाने को तैयार। ये गैर संजीदगी है या बाकायदा नेफेरियस डिजाइन के जरिए एग्जैजरेट की जाते हैं, एग्जैसरबेट की जाते हैं मसले को? यानी फिक्सेस तो इसके इतने, आई वुडंट से आसान है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या? मलिशियस डिज़ाइन है जो रोके रखता है कि हमारे इंटरेस्ट हैं स्मगलिंग के अंदर, कोई वहाँ पे कंट्रोल के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, या बस इनकॉम्पिटेंस है कि भाई यार समझ नहीं आ रही, अफसर होता है समझदार नहीं होता, मामला फहम नहीं होता, और बस वो कहते चढ़ाई कर दो इन पे? देखिए, इसे जहालत कहते हैं और इसे गुरूर कहते हैं कि मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने करियर में कोई 1.5 पौने 2 साल, मुझे इत्तेफाक हुआ, सिविल सर्विस में थी, पाकिस्तान नेवी के साथ काम करने का। तो अच्छा मजेदार टाइम रहा। अ, इनकी थिंकिंग ना सिर्फ नेवी की बल्कि जाहिर है बाकी दोनों सर्विसेज के साथ भी हुआ। मैंने रियलाइज किया कि इनकी जो फहम और समझ है सिविल सोसाइटी की और सोसाइटी एट लार्ज की, वो बहुत बड़ी जहालत पे मबनी है। आप अपने जो बायसेस हैं वो लेके आते हैं, पढ़ते आप हैं नहीं, सो आप क्या समझेंगे? और ये जो बड़ी तन के कहते हैं ना जी, हमने तो अ, फलाना जनरल मास्टर्स इन वॉर स्टडीज, फलाना, मैं कहती हूँ कि भाई एक तो ना आपकी यूनिवर्सिटीज
क्वालिफाई करती हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के पास, बताएं कितने रिसर्च पेपर्स हैं और कितने पीएचडीज हैं। आप क्वालिफाई नहीं करते कि अच्छी यूनिवर्सिटी कहलवाने के या यूनिवर्सिटी कहलवाने के, डिग्री आप दे दे रहे हैं। और मसला ये है कि साइकोलॉजी की एक टर्म है, एक अ, तरीका है कि आप एक चीज पढ़ेंगे, उसको ऐसे पढ़ेंगे कि आप सिर्फ फोकस करके जो आपका अपना बायस है, आप उसकी नजर से उस चीज को देखेंगे। सो यू डोंट वांट टू लर्न, आप सीखते नहीं हो। बिल्कुल उसी तरह वही मसला इनका है कि आप समझना नहीं चाह रहे। आप सिंधी को देखते हैं, आप एक बलोच को देखते हैं और कहते हैं कितना जाहिल है, ये कितना बैकवर्ड है, इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता। मैं कि एक बार मुझे याद है, एक बहस हो रही थी, तो नेवी के कुछ अफसर थे, वो सब बहस कर रहे थे कि नहीं जी नहीं, ये जहाँ पानी कम होता है, जब कहत होती है, तो ये अपनी रेवड़ जो होते हैं, चोलिस्तान की बात हो रही, क्यों लेके जाते हैं, मतलब कि दे शुड स्टे पुट एट वन प्लेस। फिर मेरी इनसे बहस हुई। हमने कहा जी, ये क्यों सियासतदान देते हैं लैंडलेस पेजेंट्स जो हैं, इनको 12-12 एकड़। हमने तो कुछ किया भाई, इन्होंने क्या तीर मारा हुआ है, इनको क्यों मिलता है। सो जब आप सारी सोसाइटी को अनप्रोडक्टिव समझें और समझें कि मैं ही प्रोडक्टिव हूं, मेरे अलावा किसी की लॉजिक नहीं है। मैम ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी ये सोच क्यों है? वो भी मतलब मैंने जनरल एटीट्यूड्स देखे हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी भी बाकी माशरत को अनप्रोडक्टिव, डिसलॉयल, कमतर, अनइंटेलिजेंट, इल इन्फॉर्म्ड समझते हैं। यानी दही लोगों को खास तौर पे एक निगाह से देखा जाता है जैसे कि ये मतलब अपने मामलों को नहीं जानते, जबकि मेरे ख्याल में जो लोग हजारों साल से एक एरिया में रह रहे हैं वो मामला फहम होते हैं, वो अपनी चीज को जानते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को। देखें, ये जो लिटरेसी का और सॉरी, लिटरेसी और पावर का कॉम्बिनेशन है ना। देखें, एक तो मेरी एक छोटा मुंह बड़ी बात थी, समझ लें। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में एक तो लिटरेसी कम है, लेकिन कंपैरेटिवली लिटरेसी जितनी है हमारे यहाँ, एजुकेशन तो उससे भी ज्यादा कम है। एजुकेशन में और लिटरेसी में बड़ा फर्क होता है। मैं खानदा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। और इनका वो जो गैप है ना, क्या पढ़ लिख जाते हैं, अब सीएसएस कर जाते हैं। मैंने भी सीएसएस किया हुआ है। और वो लोग मुझे, जब कोई यंगस्टर आके पूछता है जी मैडम सीएसएस करना है बताएं, मैं कहती हूँ कोई ढंग का और जिंदगी में काम नहीं करने को, अगर नहीं है तो फिर आ जाओ। और मैं को बताऊं, एक इमेज क्रिएट किया जाता है, सीएसएस ओहो बड़ा काबिल है। मैं कहती हूँ भाई, प्रोफेशनल इम्तिहान है, एक प्रोफेशन में इंडक्शन का ये इम्तिहान है। इसमें पढ़े लिखे होने का कोई दूर दूर तक नहीं है। आप अच्छी तरह पढ़ लें, रट्टे लगा लें, इट डजंट मीन कि आप एक्चुअली पढ़ते भी हैं। और सो उसमें ये है कि बट आप लिटरेट तो है ना, आपको क्वालिफिकेशन हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, मास्टर्स हैं। आपकी जो बाकी पॉपुलेशन है उससे आप अ, बेहतर हैं लिटरेसी खानदगी में। तो वो आप तो कहते उसके हैं साथ जब एज अ कॉम्बिनेशन, रबर स्टैंप एक्ट करता है। हालांकि मेरे ख्याल में जो मेंटल मैथ एक आड़ती कर सकता है या एक जमींदार कर सकता है, जिस किस्म की डायनेमिज्म एक कारोबारी में होती है, चाहे वो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, वो शायद कभी मतलब ख्वाबों में, फैंटेसीज में भी शायद मुझे ब्यूरोक्रेट्स या मिलिट्री ऑफिसर में नहीं मतलब नजर आती, माजरत के साथ। यानी आप यूनिक हैं,
बट you're one of the good ones, but बिल्कुल वो बहुत बहुत अच्छे गुड वंस भी हैं, यकीनन मैं तंग कर रहा हूँ बिल्कुल। राइट, बट नहीं नहीं, आप थैंक यू सो मच। मैंने उस वक्त छोड़ दी थी नौकरी जब ख्याल आया कि फौज फौज में भी नौकरी करके देख ली, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी करके देख ली, और दिल में तसल्ली नहीं हो रही थी। अच्छा भाई, ये काम ना मेरे बस का नहीं है। नहीं मतलब मॉरल कन्फ्लिक्ट था या प्रोफेशनल मतलब फुलफिलमेंट नहीं थी, यानी मॉरल, दिल में मुफ्ती साहब जो थे वो कह रहे थे कि नहीं यार ये मतलब मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह झगड़ा हो जाता था। अगर आप रिश्वत ना लें, और अगर आप एक्टिवली रिश्वत रोकें भी, तो जिंदगी आपकी खासी खराब हो जाती है। तंग कर दी जाती है। नहीं तो ओरिजिनल जो पॉइंट आप मेक कर रही थी बिफोर हम इस एक टेंजेंट पे गए, साइकोलॉजी बिहाइंड हमारे जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की जो एक एटीट्यूड है, इस आपने कहा कि ये बस एब्जेक्ट जहालत है और गुरूर है, घमंड है कि भाई हम ओहदे पे हैं, मैंने वॉर कोर्स किए हुए हैं या मैं सीएसएस क्लियर किया हुआ है, हमें पता है कि हमने कैसे डील करना है। और आप कह रही हैं ये कोर प्रॉब्लम की ये है, तो इनकॉम्पिटेंस की तरफ आपका ज्यादा इशारा है कि देखिए इसको, अगर पता है, मैं इनकॉम्पिटेंस इसलिए नहीं कहती कि इनकॉम्पिटेंस जब आप कह देते हैं ना, तो वो बड़ी हल्की सी चीज लगती है, क्योंकि अ, मैं नालायक हूँ, ठीक है, इनकॉम्पिटेंस कि मैं नालायक हूँ। लेकिन मैं, ये उससे भी ज्यादा गहरी चीज है। मैं एक पॉलिसी की वजह से मैंने अपने आप को ऐसा रखा हुआ है, क्योंकि मेरी ताकत का दारोमदार इसी इसी जहालत पे है, इसी अ, नालायकी पे है, कि मैं समझूं कि मुझे सब कुछ आता है, और ये जो बैठा हुआ है ना आगे मेरे, उसको कुछ नहीं पता, राइट, एक और मैंने इसको बताना है कि कैसे चलेगा। विलफुल इग्नोरेंस और है। उस और उसमें विलफुल इग्नोरेंस है, और उसमें मेरे मेरे पावर के पीछे रिसोर्सेज है ना। और फिर उसको कुवत बैकअप करती है तो फिर वो हर जगह कवर अप हो जाती है। मतलब देखो ना यार, हमने बना ही मतलब दी आखिर सड़कें, मतलब ये कि आखिर मोटरवे बना ही दी आज के हमने। दिन आज देखे ना जी, आज के दिन में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल, 4 अरब रुपए उसकी मालियत हो, लीगल मालियत, और एक ब्रिगेडियर की 50 करोड़ हो, तो फिर मुझे सूट करेगी ना विलफुल इग्नोरेंस। जाहिर बात है, मैं एक बल्कि मजाक भी करता हूँ, उस दिन मुझे कोई साहब कह रहे थे कि यार बंदा फौज में जाए और ब्रिगेडियर तक पहुंच जाए, और लेडी वाइफ भी उसकी जो है वो ऑफिसर ही हो, वो की मेडिकल कोर की खातून हो, दोनों कर्नल ब्रिगेडियरी पे रिटायर हुए और जायज अरब रुपया अपना, मतलब एक आप 30-40 साल की प्रोफेसर की जिंदगी देख लें, किसी बिजनेस इवन बिजनेसमैन की, तो अरब रुपए की मालियत लेकर रिटायर होना 50s में 60s में अपनी उम्र में, मतलब ये बिल्कुल एक नामुमकिनात में है। और अगर आप एक मिलिट्री सर्विस में जाएं तो आप जायज तरीके से कर सकते हैं। तो राइट, देयर इज, इट हैज बीन इंसेंटिवाइज्ड कि यू रिमेन इग्नोरेंट एज एन ऑफिसर भी, कि आप वो एंड जी, रिमेन इग्नोरेंट एंड पावरफुल। एंड पावर वो द पावर इज इनकम्बेंट ऑन कि आप इग्नोरेंट रहेंगे, आप एक विलफुल इग्नोरेंस मेंटेन करेंगे, तो यार ये देखो मजे कुल चल रहे हैं तुम्हारे लिए, उड़ाओ, बिल्कुल जायज है। तो अभी जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी भी है जो इस खैबर में और जो बलोच एथनिक इशू है, तो वो सिर्फ काउंटर टेररिज्म की भी स्ट्रेटजी को देख लें, या अगर आप जो एक पॉलिटिकल विल इस्तेमाल किया जा रहा है, डू यू थिंक ये इफेक्टिव रहेगा, जो एटीट्यूड ये इख्तियार कर रहे हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस, रिवर्स काइनेटिक्स, और मतलब मुझे तो फिजिक्स, मुझे बार बार मतलब फिजिक्स के लेसन याद आ जाते हैं जब ये काइनेटिक और नॉन काइनेटिक कहते हैं। तो आपने भी बल्कि रिसेंटली वो रजा रूमी साहब के साथ इंटरव्यू में कहा था कि ये अंग्रेजी के बस लफ्ज़ हैं यार, यू नो। हाँ तो हाँ, वुड ये यू बड़े डू यू थिंक इस बड़े वक्त एक्साइटिंग लगते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ये जो है? देखिए जी, यू नीड अ पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल प्लान चाहिए इस मुल्क को। आपका मुल्क, माजरत के साथ, मेरा मुल्क, तो मैं कहती हूँ हम दोनों का मुल्क, करोड़ों का मुल्क, अ, फारिग हो गया इमोशनल आज के दिन में।
हम एक दूसरे से जुड़ेंगे? जवाब ये ना, हम नहीं जुड़ेंगे। हम सियासी तौर पे हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, हम जज्बाती तौर पे एक दूसरे से टूट चुके हैं। ये बात मान के चलें। हमारा कोई सियासी प्लान है नहीं, कोई ढेले का भी। आ, आप देखें, बलोच इंसर्जेंसी, जो ट्राइबल सरदार हैं जो बाहर बैठे हुए, उनके हाथ से कब से निकल गई है। अब वो बच्चा जिसने मारे खाई हैं, जिसका प्यारा प्यार करने वाला उठा है, गायब हुआ है, जिसने खुद मार खाई है, वो जो डॉक्टर अला नजर है, उसको आप, डॉक्टर था यार, उसको आपने उठाया, उसको आपने टॉर्चर किया, उसको आपने मारा। आप क्या उससे अ, मोहब्बत की या रहमत की या जज्बे की, कौमी जज्बे की, आप पाकिस्तानी कौमी जज्बे की आप उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं? ये जो हैं लड़कियां, सभी बलोच है, महारंग बलोच है, जो निकली हुई है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के उस पे निकली हुई है ना, कि जी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट है उसके अंदर वो आपसे आपका वो अपना हक मांग रही है। बताओ यार, हमारे प्यारों की लाशें कहाँ की हैं? हमने अपने बापों को, कईयों ने अपने भाइयों को, कई माओं ने अपने बेटों को नहीं देखा। और मजे की बात यह कि ये मसला यहाँ तो मूवमेंट एक चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन पंजाब में तो जमानों से हो रहा है ना। पहले आपने लोगों को ट्रेन करवाया जहाद लड़ने के लिए, फिर अपने जेब पे गर्म करके उनको पकड़वा दिया या पकड़ लिया जब वो आपको लगा कि ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली बलूचिस्तान की तरफ मैं वो बात खत्म करती हूँ। इनकी एक नई पॉलिटिक्स है, महारंग और समी और इन लड़कियों के पीछे बलोच सोसाइटी है, बिकॉज बलोच सोसाइटी को नजर नहीं आ रहा आपने किन को बिठाया हुआ है। अनवारुल हक काकड़ को आपने बिठाया हुआ है, आपने सरफराज बुगटी को बिठाया हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि MI और ISI के पैदा करते हैं। इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जो लूट मार अलग कर रहे हैं। इनकी रिश्वतें तो आपको नजर नहीं आती ना। तो ये लोग जो हैं, जिनकी अगेन ट्रेनिंग वही जहालत और वही एरोगेंस, नहीं मैम, उनको आपने लोगों पे, एनडीयू के बारे में मैं मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे मान सकते हैं, एनडीयू के ट्रेंड नहीं, ये नहीं मैम। ये अब ये वो इंसल्ट आपकी लाइन क्रॉस कर रही है कि जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनडीयू के तैयार चलने दिया करदा अब। हमारे दफ्तर में इनको मजाक। तो मैंने, इनको तो बनते मैंने खुद देखा है। तो जब ये कुछ भी नहीं थे, मैं क्वेटा में पोस्टेड थी 2 महीने के लिए, तो वहाँ टाकरा हुआ था। तो जिन्होंने इनका हाथ पकड़वाया था, MI वालों के हाथ में हाथ दिया था, उनको भी मैं जानती हूँ। सो ये तो छोड़ ही दें, इनका जिक्र ना ही करें। बात यह कि ऐसे लोगों को आप जब लाख जाके मुसल्लत करेंगे, तो आप लोगों से डायलॉग क्या करना चाह रहे हैं? तो आप तो खुद नहीं कर रहे। सियासत तो उस वक्त होगी ना। मैम मैं कोई उस दिन महारंग को इनको और, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं फील होता कि ये अगर इंसर्जेंसी यहाँ पे सीरियस हो जाए, कोई ये टुकड़े हो जाए, फ्रेगमेंट हो जाए, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का, ये टेंजिबल थ्रेट नहीं मतलब नजर आता, या उससे वो आगे निकल चुके हैं अपने जहन में, या व्हाट इज इट? दो चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ कमांड जो है ना, वो कमजोर हुई है। आ, मैं उसी उसी दिन किससे हंस रही थी, मैंने कहा आज की कमांड को देखें तो जनरल जियाउल हक अरस्तू लगते हैं। आ, उनको चीजों का जुगाड़ निकालना इनसे बेहतर आता था।
सो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स की इनकी, कमजोर। कि जी अ, हम कर पाएंगे और हमें जरूरत नहीं है। सो हम अ, बलोच इतने हैं नहीं, ये और बांग्लादेश बन नहीं सकता, कोई बाहर की देखें, एक बात, एक फैक्ट है कि बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी को कामयाब होकर एक अलग हैसियत अपनी बनाने, उसके लिए आपको इंटरनल पुश के अलावा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल पुश भी चाहिए होगा। एक्सटर्नल पुश कितना अ, है कैपेसिटी, या कितनी दिल है ग्लोबल कम्युनिटी का, वो अभी एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं, और बलोचों को जाहिर बात है ईरान के बाहर लिए से भी, लोग, ईरान भी इस चीज़ को नहीं, वो कभी मतलब एक हद के बियॉन्ड नहीं ट्राई करेगा। और वो थ्रेट, आपकी बात सही है कि वो डेमोग्राफिक्स नहीं है, वो नंबर्स नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे, कि जो एक 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 एक, एक वहाँ पे बांग्लादेश तो राइट था ना। तो आपकी बात तो तो देखें ना, इस पे आप बैंक करके बैठ जाएं, अब सुकून करें। कर रहे हैं, करना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं जवाब है कहा करना नहीं। चाहिए, मैं उन्हीं के मतलब वो इतने इतने मतलब सुकून.com हो गए कि भाई ठीक है, चूंकि सारे फैक्टर्स नहीं मीट हो रहे तो टेंशन कोई नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अगर जरा अक्लमंद होते तो लोगों को क्यों मुल्क से बाहर निकालते? हम जैसों को क्यों हम अपने मुल्क में बैठ के ज्यादा खिदमत कर सकते थे ना। जी। क्यों मुल्क से क्यों दर बदर खाक बसर कर दिया? अगर इनको ये समझ हो कि लोग आए, बैठे, बात करें, थोड़ी सी या ज्यादा सी तनकीद भी हो, उसी मुल्क में बैठ के किया करते थे ना। सो इनकी जो समझ है ना, इनका जो अपनी ताकत में यकीन है, जो गरूर है कि हम तो ठीक कर लेंगे, हम तो सब कुछ कर लेंगे, हम खामोश करा देंगे, हम टीका लगवा लेंगे, एक तरह से ठीक भी कह रहे हैं। आपने अपनी सियासत को खामोश करा दिया ना। जी। आज के दिन में आपके यहाँ पीटीआई खड़ी हुई है। पीटीआई उस दिन तक खड़ी है जिस दिन तक अ, इमरान खान अंदर है। अगर फर्ज करें इनका उनका सौदा कोई हो गया, तो फिर आके वो भी अ, शायद यही कहें इनसे सौदा करें। अच्छा, पीटीआई वाले दोस्त ना, इस पे इस पॉइंट पे मैं जरा आऊंगी। पीटीआई वाले दोस्त नाराज हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, खान साहब डिफरेंट है। बट उससे पहले मैं जी दूसरी बात जरूर, आप मुकम्मल करूं मुकम्मल कर लें जी। कि देखिए ना, आज के दिन में पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, ये जो कानून कहते हैं वो बना देते हैं। जुडिशरी 26 अमेंडमेंट, सोशल मीडिया कंट्रोल, पीका लॉ, जो ये कहते हैं मानने को तैयार होते हैं। जो 90s में एक, जिसे कहते हैं ना, इम्परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल फोर्सेस थी, लेकिन कोई बात करते थे, थोड़ी बहुत हलचल रहती थी, इनको सेका आता था, जिसे कहते हैं ना देसी जबान में, इनको भी सेका आता था। अब इनको सेका नहीं आता, ठंडी हवा आती हर तरफ से वापस आती है। पीटीआई वाले दोस्त कहते हैं नहीं नहीं, खान साहब मुख्तलिफ हैं, वो आएंगे मुख्तलिफ करेंगे, इनकी अकाउंटेबिलिटी। मसला ये है कि ना कोई पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुई है, और ना ही कोई प्लान है। देखें, जब भी इस फौज की ताकत को काबू करना आपने चाहा, आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स करने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं समझती कि जनाब मार धाड़, इसको बंद करो, उसको बंद करो। नो, आप इनकी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेसेस, आप इनकी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस, आप तो एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से आप पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएंगे इनको मैनेज करने के लिए। आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स करने पड़ेंगे इनको काबू करने के लिए। इस जिन को बोतल में बंद करने के लिए आपको
जहाज डाइवर्ट नहीं करने, ना आपको इदारे वहां रखने हैं जहां उनको रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक बड़ा नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा। मैं वो एक छोटी सी मिसाल दूं, उसका आगे आप जहां ले जाना चाहते हैं गुफ्तगू को ले जाए। देखिए, साउथ अफ्रीका में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जी ट्रुथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन, उन्होंने एक और काम भी किया था। ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन के पैटर्न पे उन्होंने सिक्योरिटी कमीशन बनाए, हर गांव, हर शहर, छोटे कस्बों में। तो आप और मैं, अच्छा, उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि जी स्टेक होल्डर्स टू नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फौज, सारे इदारे और अवाम। आप और मैं जो थे, हम उन कमीशंस में जाते थे, हमसे वो पूछते थे कि भी तुम्हें खतरा कहाँ से है, तुम तुम्हें फौज कैसी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट क्या है, वगैरह वगैरह। उसकी बेसिस पे उन्होंने फौज की मिशन स्टेटमेंट रीराइट की, उसकी बेसिस पे उन्होंने फौज का साइज दोबारा से प्लान किया और एक ओनरशिप करने की कोशिश की फौज की। ये फौज किसके लिए बनी? आपकी मेरी हिफाजत के लिए ना। जब बजाय हिफाजत के लिए खतरा बन जाए तो फिर इससे री एंगेजमेंट की जरूरत है ना, इसको बताने की। मैम ये और मिसाल बहुत वाज़ेह है और मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें एक आइडियलिज्म भी होता है जब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, वो स्टेक होल्डर कमिटीज़ की बात करते हैं। बट इशू ये है कि जो मॉडर्न एग्जांपल है साउथ अफ्रीका की, इस वक्त वो एक फेल्ड सिनेरियो नज़र आता है कि साउथ अफ्रीका की माशरत जो है, अगेन वहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि वो एक एक वो सेटलर कॉलोनी थी और वो गोरों की प्रेजेंस, बोर्स और उनके दरमियान जो मसाइल हैं वो सब ठीक। लेकिन उसके बावजूद साउथ अफ्रीका की मिसाल लाइक 10 साल पहले भी, सिर्फ 20 साल पहले भी बहुत अच्छी लगती थी। अब थोड़े ज़रा उसके वो प्रॉब्लम्स फट के सामने आना शुरू हुई हैं कि वो पॉसिबल नहीं था। वो एक इटरेशन थी, आपको लगता है कि या इस तरह की मल्टीपल इटरेशंस होंगी तो मतलब एक किसी सही डायरेक्शन में जाएंगे? बिकॉज साउथ अफ्रीका की मिसाल देते हैं तो अब लोग लपक के आते हैं कि हाँ यार वो तो फेल्ड स्टेट है, तुम भी जाते हो हम भी फेल कर जाएं। नहीं, नहीं, देखिए, ये तो एक ना करने के लिए मैं कहूंगी ना कि जी फेल्ड स्टेट है। उनके और बहुत सारे मसाइल है ना, मल्टीपल मसाइल। लेकिन जो एक स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ, जो, देखिए, एक फौज जो इतनी ताकतवर हो जाए कि जिसकी आवाम में ओनरशिप कम हो जाए, नहीं है ना हमारे यहाँ, कम हो गई है। यही फौज, या सिर्फ 71 में ये हार के आए थे। आई रिमेम्बर, मैं छोटी थी, हम छांगा मांगा जाया करते थे, मैं, मेरे कजिन, हम लोग का मुकाबला होता था वेव करना फौजी ट्रकों का। उस सोसाइटी ने, हमारी सोसाइटी ने तो इनको तब भी नहीं किया था क्योंकि हमारे पास वो खबरें नहीं पहुंची थी जो इन्होंने मशरकी पाकिस्तान में किया था। अब तो और ज्यादा वाजे होने लगा है। उस सूरत में मैं समझती हूँ कि इनके लिए जो कीमत है गवर्नेंस की, बढ़ गई है। और अगर कोई समझे कि नहीं है, तो बेहतर ये है कि एक डायलॉग में एंगेज करें, ये भी एंगेज करें, लोग सियासतदान भी एंगेज करें, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी हो इनकी। जिस अवाम की हिफाजत के लिए आए, फिर हिफाजत का काम करें ना, मालिक तो ना बने। राइट, आप एज अ टूल रिकमेंड कर रही हैं और एक मेरे ख्याल में या फेयर रिकमेंडेशन है कि साउथ अफ्रीका की अपनी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस नॉट विद स्टैंडिंग वो टूल जो है वो इफेक्टिव है, बिकॉज हम काफ़ी साइजेबल पॉपुलेशन का मुल्क है और बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन का हम्म, मुल्क है। तो आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे तो आई मीन नो ब्रेनर है ऑब्वियसली, आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी हो सकता है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। तो अभी बांग्लादेश का या ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र आ ही गया है, तो वो जो मामला हुआ है वो एज अ ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री के तौर पे व्यू किया जा रहा है।
अब उसके अंदर कितना किरदार आपको लगता है कि हमारे एक्चुअल मतलब ऑन ग्राउंड था, या वो एक टर्निंग ऑफ द टाइड थी जो वक्त के साथ होनी थी? और अब क्या आने वाले दिनों में वो दोबारा कुछ बातें मैं सुनने लगा हूँ कि इंडिया दुश्मनों से घिरा हुआ है और ये सारी, तो वो सूरत हाल में आपकी क्या राय बनती है बांग्लादेश से मुतल्लिक? और उनकी जो एक नई एक इटरेशन सामने आई है, अभी वो उन्होंने गालबन मुजीबर रहमान का घर भी बुलडोज कर दिया, और कायद आजम की भी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की भी तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो ये इस मामले के ऊपर क्या आपकी राय है? देखिए जी, बात यह है कि अब हाइंडसाइट, थोड़ा सा आपने कहीं तो मसाला डाला होगा, लेकिन ये चलेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह कि हिंदुस्तान जितना अफगानिस्तान के साथ राहो रस्म बढ़ा ले, बॉर्डर का हमारा एक मसला है। नेचुरल बॉर्डर का मसला। नेचुरल एडवांटेज है। उसी तरह हम जितनी भी बांग्लादेशियों से राहो रस्म बढ़ा लें, एक इंडिया हैज अ नेचुरल एडवांटेज। बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उन पे है। हम तो दो भूखे मुल्क हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। नहीं तो ना प्यार हमारे पास मोहब्बत की उनको बातों से कुछ, पेट भर सकता है दो अगर भूखे इकट्ठे हो जाए। तो देखिए ना आप, बिल्कुल ट्रेड करें, लेकिन आपके पास, और आजकल तो उनकी इकोनॉमी बड़े खराब उसमें है। और बात यह है कि अ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है हसीना वाजिद की, देखें एक चीज तो यह है कि जो वहां हुआ वो नेचुरली होना था, क्योंकि शेख हसीना जिस नहज पे लेके जा रही थी सियासत को, जो उन्होंने वहां जुल्म सितम किया। लेकिन जब मुल्क अपनी तारीखें यूं मिटाने लगे जैसे कि वो कर रहे हैं, देखें ये फैक्ट है, शेख मुजीब ने बांग्लादेश बनाया था, उन्होंने चाहा शायद नहीं था। क्योंकि मैंने उन पाकिस्तानी पुलिस अफसरों से बात की है, सीनियर पुलिस अफसर जो कि पलटन मैदान में मार्च के जलसे में खड़े थे, जहाँ वो बताते हैं कि जो है उनकी जो मुक्ति बानी के एक लड़के ने आवाज लगाई, जॉय बंगला, तो शेख मुजीब ने रोका नहीं, जॉय पाकिस्तान। 51%, 51% पाकिस्तानी जो था ईस्ट पाकिस्तान में था, और उनकी इलेक्शन स्वीप किया था। प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे शेख मुजीब, नहीं आपने बनने दिया ना। आपकी सियासी पार्टियां, आपकी फौज, और नतीजा क्या हुआ? 51% पाकिस्तान आइडिया ऑफ पाकिस्तान पे वॉकआउट कर गया। ठीक, उसके बाद से आपको ख्वाब आ रहा है, और 71 की जो जंग है वो आपको हॉन्ट करती। आप बदला लेना चाहते हैं, आप समझते हैं कि जी हिंदुस्तान के साथ आप अ, कर लेंगे। अ, करके देख लें कोशिश, लेकिन ये है कि उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज जो हैं वो आपको अ, नहीं देंगी। मालदीव्स ने भी बड़ी आंखें दिखाई थी इंडिया को, फिर वापस आ गया बात करने के लिए। बड़ा मुल्क है, देखें हमारी और हिंदुस्तान की भी गुफ्तगू होनी चाहिए। और उस पे ये जो जमानों की दुश्मनी है, वो कम से कम बेहतर ताल्लुका, मैं नहीं कहती कि एक दिन में 75 77 साल की ये दुश्मनी है एक दिन में ठीक भी नहीं होगी, लेकिन हम बेहतर हमसाए जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन अगर हम ये प्लान बना के बैठे हैं कि जी हम उनको घेराव कर लेंगे, मुझे याद है 94 में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें वो इकराम सहगल साहब, डिफेंस जनरल जो करते हैं, तो वो बैठे हुए बात कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पेपर पढ़ा कि जी हम अपने जहाज पार्क करेंगे ढाका में, और इंडिया को यूं घेराव करेंगे, और वो घेराव घेराव करेंगे।
मेरे ख्याल में जी इस वक्त तो ये इस किस्म के जो ख्याल है फालतू ख्याल दूसरी तरफ आप भागे फिर रहे हैं। इस वक्त इंडिया का एक बड़ा पार्टनर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। आप भागे फिर रहे हैं अमेरिका की तरफ। अ, आपकी आईएमएफ आपकी रोटी जो है इस वक्त अमेरिका के साथ भी उतनी लगी हुई है। आपको तो सऊदी अरेबिया उस वक्त मदद करता है जब अमेरिका की तरफ से इशारा होता है, तो वो भी उसी खाते में है। तो उसकी तरफ आप यूं देख रहे हैं, आप क्या जंग करेंगे? आप बातें कर रहे हैं, मतलब कि आपके, हाँ, आपके जो सो कॉल्ड एजेंट हैं, या बुरा लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आपके जो टाउट हैं, आईएसपीआर के और नेशनल जो है वो सो वो जाके कहते हैं कि जी जंग होगी पाकिस्तान की, जैसी कि शायद यूक्रेन और रशिया की हुई है। मेरा नहीं ख्याल, ना आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। अ, इस वक्त तो अमन और राष्ट्रीय की बात होनी चाहिए, बट अगर आप समझते हैं कि उनको इंसर्कल करेंगे, मणिपुर में थोड़ी सी गड़बड़ कर देंगे, यू नो टू कीप इट बॉइलिंग, इसलिए कि आप समझ रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, तो हम उसके टक्कर में, या वो अफगानिस्तान में कर रहे हैं तो हम उसके टक्कर में हम बांग्लादेश में करें। तो वो जो एक एडवांटेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, जैसे आपने सोचा था एक जमाने में, ज़िया-उल हक के जमाने में, कि हम पंजाब को बॉयल पे करके करें, और अब भी आप कर रहे हैं। पंजाबी सिखों को डायस्पोरा में जो है कनाडा और यूके में आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अ, एक आप ऐसी इंसर्जेंसी वहां फिर से आ सकती है, तो ईस्ट पंजाब में तो पुरानी एटीज वाली इंसर्जेंसी नहीं बनने वाली। बट बात यह है कि ये जो है, और इसमें ये, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया आपके यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल है। ये टिट फॉर टैट का गेम जो है, जो डिस्टेबलाइज एक दूसरे को करने का गेम है, ये अच्छा नहीं है। राइट, आपकी बात तो बजाय, लेकिन आई थिंक एक एक जनरल ट्रेंड था जो वॉर ऑन टेरर के बाद आपको नज़र आया मुशर्रफ दौर में, कि हमने अपनी जंग का जो फोकस है वो शिफ्ट किया ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो वो भी एक फ्रंट हमने खोला, अफगानिस्तान वाला, और अब उसका भी स्पिल ओवर नज़र आ रहा है हमें। डू यू थिंक कि जो तालिबान के साथ पॉलिसी या टीटीपी के खिलाफ जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव रहेगी? बिकॉज ये इंडिया भी डिस्कस हो गया, बलूचिस्तान का भी मामला देख लिया, अफगानिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल थी रिकंस्ट्रक्शन में, रीबिल्डिंग में, एक ट्रेड की पोटेंशियल थी सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने में, वो पोटेंशियल कहीं हम खो तो नहीं बैठे? या आपको लगता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी एक पॉस्चरिंग आजकल चल रही है, इंडिया टिट फॉर टैट खेल रहा है अफगानिस्तान और टीटीपी के जरिए? पहली बात तो ये थी कि कितना टीटीपी इन्वॉल्व होगा इंडिया के साथ। वेपन्स बेशुमार हैं, इंडिया को वेपन्स देने की जरूरत नहीं है। और इंडिया बाय द वे वाहिद मुल्क नहीं है जो एंगेज है। वो ईरान भी है, यूएई भी है, अमेरिका भी है, बहुत सारे एक्टर्स आपके अनस्टेबल, आप अनस्टेबल है ना बेसिकली। सो टीटीपी, अच्छा, खुद आपने टीटीपी को भी संभाल रखा हुआ है, क्योंकि लकी मरवत में आपकी पुलिस कहती थी कि भाई हमें पता है टीटीपी कहाँ है, और हम जब ढूंढते हैं टीटीपी को तो हमारी फौज के दरवाजों तक जाता है। तो पहली बात तो ये है कि फिर टीटीपी को लाने वाला, क्योंकि ये इमरान खान को इल्जाम देते हैं कि जी ये लेके आया।
ये तो 2011 से आपकी पॉलिसी थी। आपकी पॉलिसी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। रिजवान अख्तर, जनरल रिजवान अख्तर आईएसआई के चीफ थे। वो उनकी थी री री इंटीग्रेशन, डी वेपनाइजेशन वगैरह वगैरह। री इंटीग्रेशन पूरा प्लान था कि जी फौज में, पुलिस में, पैरा मिलिट्री में इन लोगों को भर्ती किया जाए। और बड़ी बैसा बैसी हुई थी। बहुत सारे आपके लिबरल अंग्रेजी स्पीकिंग जो है वो भी इस चीज के बड़े, जो आजकल जिनको शौक है काइनेटिक शाइनेटिक टाइप के लफ्जों का, वो कहा करते थे कि जी जरूरत है, स्ट्रेटेजिक जरूरत है। नहीं मैम, रिकंसिलिएशन के लिए ये बेहतर नहीं था ऑन ऑन पेपर, आई मीन प्रिंसिपली एटलीस्ट। अब तो वेदर नॉट ये अप्लाई हुई पॉलिसी ऐसे कि नहीं, मेरे ख्याल में वो अनलाइकली है, बट प्रिंसिपली लाइक ये पीसफुल रिकंसिलिएशन बेहतर नहीं थी कि इंटीग्रेट करने के लिए रीजन को और एक इंसर्जेंसी को, मतलब लेवरेजिंग के टूल के तौर पे कुछ तो ऑफर करना होता है एक इंसर्जेंसी को कि यार आ जाओ, सेटल कर जाओ देखिए वापस। देखिए, मसला मसला ये है कि मैंने कुछ थोड़ा सा जी इसको देखा था, और मेरी रियलाइजेशन ये थी कि अगर आप आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं, देखिए अगर आपका, मेरा मसला, अगर आप में एक जंग में इसलिए शामिल हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए, तो उसमें, उसके लिए, या कोई और है, मतलब कि बहुत सारे केसेस थे जिसमें लड़के जो थे मिलिटेंसी में चले गए, दोस्ती के चक्कर में, दोस्त ने कहा वो चला गया, बेकार थे, नौकरियां नहीं थी, वो भी चले गए। लेकिन जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड थे, अच्छा, जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उसके लिए आप, कोई आज तक दुनिया भर में को काउंटर टेररिज्म, काउंटर एक्सट्रीमिज्म टूल आज तक बना नहीं है, क्योंकि वो एक माहौल है जिसमें आप बैठें, बात करें। और जो, देखिए एक इस्लाम में एक इस वक्त एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अंदर डायलॉग नहीं है। हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ फिके हैं, उनमें आपस में डायलॉग नहीं है। मैं कहती हूँ जिस फिका को मैं कर रही हूँ बस वही ठीक है, मैं दूसरे से एंगेजमेंट नहीं चाह रही, दूसरा भी यही कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो डायलॉग का प्रॉब्लम है, उसकी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो उलमा, जो मौलवी बैठे में हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी भी दुकान लगी हुई है। तो वो नहीं चाहते इस कि इसके उनका सपोर्ट बेस जो राइट, है। इसके बरक्स तो क्या बलोच जिस तरह इंसर्जेंसी है वो क्योंकि एक एथनिक लाइंस पे है, या वो रिसोर्सेज की, या वो सिटीजनरी की, या सिटीजनशिप के स्टेटस की वो एक लड़ाई है, तो वो क्या इस तरह की लेवरेजिंग के जरिए रिजॉल्वेबल है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल तो नहीं है एज सच। उसके अपने मसाइल है ना। जी। वो अब इसलिए नहीं है क्योंकि उनको आप पे यकीन नहीं रहा। वो ट्रस्ट विन बैक करने के लिए कोई बड़े अवार्ड्स और मतलब बड़ी। कौन है? नहीं नहीं नहीं, यूं नहीं होगा ना यार। आप तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये 2012-13 की बात है। तो मैं, यकीन करें, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जीरो, मैं कभी जलसों में नहीं गई। पहली दफा जिंदगी में निकली थी तब मावा कदीर अपने ये डिसअपियरेंसेस के चक्कर में, वो मार्च लॉन्ग मार्च, वॉक करके, पहली जी पहली जी। मार्च, मैं अपने घर से उस दिन निकल के गई थी पहली दफा। और आगे देखा जनाब, आईएसआई वाले फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो यार बात यह है कि मैं पाकिस्तान तोड़ने नहीं, पाकिस्तान जोड़, मेरा जो इंसेंटिव था वो पाकिस्तान जोड़ने का था। कि जिन लोगों के प्यारे मारे गए हैं, सरकार या रियासत जो करी कर रही है, सिविल सोसाइटी, मेरा एक फर्ज बनता है कि इनका हाथ तो वक्ती तौर पे थाम लूं। और अगर नहीं करूंगी तो मेरे पास को क्या जवाब होगा इनको कहने का कि यार मेरे साथ ही रुके रहो।
नहीं मैम, फिर थोड़ी सी जाओ कॉन्ट्रडिक्शन ना। आती है कि जो एंड टीटीपी, उसमें जी जी, उसमें फिर जो उसमें टीटीपी फिर ये की, होता है, उसमें जो पंजाब के में लोग सपोर्ट कर रहे थे उन पे दबाव डालना शुरू कर दिया। जी नहीं मैम, उसका तो आप क्या करेंगे? मैम बिल्कुल ठीक है, जब मंजूर पश्तीन भी सामने आए, जब महारंग बलोच सामने आई, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि पंजाबी सिविल सोसाइटी और खैबर और सब सिविल सोसाइटीज आपस में एक दूसरे को ओन करेंगी, तो वो एक वो हीलिंग का फैक्टर बनेगा। बट वो यही आपने फरमाया कि क्रैकडाउन उन पे भी शुरू हो जाता है कि तुम इनसे बात क्यों कर रहे हो और ये सारा। लेकिन मैम ये फिर थोड़ी सी मिसकैरेक्टराइजेशन ये क्यों की जाती है कि टीटीपी की, अब आपने भी ये थोड़ी सी की है कि एक टीटीपी की क्योंकि रिलीजियस वायलेंस है, उनकी रिलीजियस इंसर्जेंसी है, वो मैम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिकली यूनिक बन जाती है कि वो इररिकंसाइलेबल है, वो अनरिजॉल्वेबल है। उनके यहाँ भी तो बिकॉज वो ड्रोन्स के जरिए शहादतें हुई हैं, आदमी कत्ल किए गए हैं, घरों से मिसप्लेसमेंट्स हुई हैं, आदमी बिके हैं, बिल्कुल तो सही है, वो ग्रीवेंस मटेरियल नहीं है। लेकिन देखिए है, लेकिन उसके अलावा है ना, वो अपना एक फॉर्मूला जो है वो चाह रहे हैं। और मसला ये है कि उनके फॉर्मूला के मुताबिक ये जंग जो है वो कभी खत्म नहीं होती। आगे 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 बढ़ती चली जाती है जब तक आखिरी दुनिया का मुसल इंसान जो है वो मुसलमान नहीं होता, वगैरह वगैरह। उनका स्कोप अल्टीमेटली इज लेकिन मच मैम वाइडर। तालिबान अफगानिस्तान में तो ये टोटलाइजिंग आइडियोलॉजी नहीं लेके आई। अगर वो पेरेंट और अम्ब्रेला ग्रुप है, तो वो तो एक अपने आप को उन्होंने नेशनलिस्टिक हदूद में डाल लिया कि हम यहाँ पे अफगानिस्तान में इस्लाम के सामने नहीं है, जो भी आपने लेकिन बताया। जब लेकिन जब ये आएंगे ना, पहली दफा भी क्या हुआ था, उसामा बिन लादेन नहीं आ गया था उनके पास? तो बना दी थी जी। ठीक है ना? अ, अभी तो ये सेटल पूरी तरह नहीं हुए। ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये यही कह रहे हैं, और हमने भी बड़े जमाने इनका सौदा यही करके बेचा है कि जनाब ये तो तालिबान जो है सिर्फ अफगानिस्तान तक अपने आप को लिमिट करेंगे। ठीक है। टीटीपी वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई जो फॉर्मूला आपने उधर अफगानिस्तान में चलने दिया वो इधर भी करने दें, ट्राइबल एरियाज में। फिर जाहिर है ट्राइबल एरियाज तक तो रुकेंगे नहीं, आगे भी आएंगे। बाकी पाकिस्तान भी तो है ना, वहाँ ट्राइबल एरियाज तक क्यों रुकेंगे? बाकी पाकिस्तान ने क्या कसूर किया कि फिर वहां नहीं आएंगे? नहीं, तो अगर एक सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, तो क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ये पॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं हो सकते, जिस तरह नहीं, मजहबी जमातें और भी हैं? देखिए ये फोर्स का इस्तेमाल करते हैं ना। ये पॉलिटिक्स में भी यकीन नहीं रखते, ये तो जमहूरियत में भी यकीन नहीं रखते। ठीक है, मसला यही है कि ये मैम बहुत सारे हमारी, जो ग्रुप वैसे मैं हैं। पूछना चाहूंगा, हमारी सियासी पार्टियां यकीन रखती हैं जमहूरियत में? देखिए जो आपके इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, देखिए जमहूरियत पे ये कौन लंबी डिबेट हो जाएगी कि जमहूरियत पे तो आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यकीन नहीं रखती, बट फॉर क्योंकि प्रैक्टिकल अपने पर्पसेस अंदर जो पार्टिसिपेट करना तो चाहते हैं, ठीक है, ये, ठीक है वो करते हाँ हैं। ठीक। राइट। लेकिन ये है कि जैसे लश्कर तैयबा है, जमात उद दावा है, ये नहीं डेमोक्रेसी में यकीन करते। जैश ए मोहम्मद है, नहीं करते ये। बट पार्टिसिपेट तो करते हैं। ठीक है, नहीं करते। नहीं देखें ये और नामों से एमएमए करते तो हैं। एमएमए नहीं 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 ना ना, जैश ए मोहम्मद बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, ये सारे जो हैं, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारे देखिए इनका तो प्रिंसिपल यही है। अल कायदा का भी प्रिंसिपल ये है कि जमहूरियत जो है एक गैर इस्लामी हाँ, लेकिन चीज है, जमात फेल है। दावा की मैं बात कर रहा था, वो तो करते हैं पार्टिसिपेट। देखिए जमात दावा को तो कन्वर्ट करना पड़ा ना, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, जी वो टैक्टिकली आए हैं। वो जो एमएनए इन्होंने बनाई थी ना वो पार्टी, वो इसलिए बनी कि भाई आप आए ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि देखें ये तो बिल्कुल रैशनलाइज हो रहे हैं, ये तो हम मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, अब ये बेहतर हो जाएंगे। जी। ये बहुत ही बेवकूफाना सी एक ये टैक्टिकल अप्रोच है। इसका कोई वो अल्टीमेट नहीं, जवाब दावा बिल्कुल इलेक्शन में उसका कोई दूर दूर तक का कोई यकीन नहीं है। क्योंकि आप देखें ना,
जो इनका जो लिटरेचर भी है उसमें भी जमहूरियत के खिलाफ, इलेक्शंस के खिलाफ, इन सब चीजों के खिलाफ आता है। बात यह है कि उनको, लेकिन आप इनके साथ एंगेजमेंट कैसे करेंगे? हमारे यहाँ वो रैशनल एंगेजमेंट है ही नहीं कि जिसमें आप बैठ के अ, मैं हाहूकार ना करूं, मैं जनाब अपना ब्लास्फेमी का इल्जाम ना लगा दूं, मैं गुफ्तगू के दौरान जो है कोई और इल्जाम ना लगाऊं, या मैं घन चक्कर में ना डालूं लोगों को। मैं ये ना कहूं कि अच्छा जी ये फलाना जो हदीस है इसका तुमने कहाँ से निकाला, ये बताओ, ये इसका हवाला किधर से आया। देखिए मैं समझती हूँ कि जैसे मौलाना मौदूदी ने जो किया था ना एक काम, बड़ा उन्होंने ये किया था कि एक्सेसिबल बनाया था ना जी। कुरान को। आप एक्सेसिबिलिटी मजहब की, जो आज का हमारा आलिम व मुल्ला है जो कि ताकत के उस पे बैठा है, उसकी तो फनकारी यही है कि मजहब को इनएक्सेसिबल कर दे। जी। एक तरफ आप कहते हैं जी कि मजहब नहीं नहीं बिल्कुल, हमें हम हर किसी को पता होना चाहिए मजहब का, आप बना ही देते हैं इनएक्सेसिबल। मैं जो तफसीर बताऊं, मैं जो एक्सप्लेनेशन बताऊं और जो हवाले बताऊं वो सही है, बाकी उसके गलत है। डायलॉग ही नहीं है तो आप मैम तो टीटीपी को अब क्या लेकिन बिठाएंगे एक डायलॉग के एक लिए? मजबूरी से एक प्रोडक्ट ऑफ एक बाय प्रोडक्ट कह लें, बाय एक्सीडेंट हो गया कि इंटरनेट ने रिलीजन को उस तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया है जिस तरह से आपने फरमाया कि मौदूदी साहब की तफसीर ने किया। अब मैं यूथ लेवल पे बात कर रहा हूँ कि लोग अपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन ऐप्स के ज़रिए उलमा तक डायरेक्ट रसाई और उनसे सवाल और जवाब वगैरह वगैरह। तो ये जनरल ट्रेंड्स जो हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, ये इनेविटेबल नहीं है कि इस डायलॉग को ओपन अप करें जो आपने फरमाया इनिशियली, वो 15-20 मिनट पहले पॉइंट था आपका कि मजहबी डायलॉग नहीं है, इस्लाम का इंटरनल डायलॉग कोई नहीं है। तो अब तो वो मजबूर हो गए कि सब फट के सामने आ गए। जेन जी, जेन अल्फा, छोटे बच्चे जो हैं वो तो साफ कहते हैं कि भाई हमें बताओ, हमें एक्सप्लेन करो, सिंपल बाइनरी टर्म्स में बताओ बात क्या है क्या नहीं है। और आपको ये पॉपुलैरिटी मजहबी वाइजीन में भी नज़र आती है, यूट्यूब वगैरह पे आप देखें ट्रेंड्स में कि बच्चे जहाँ जिनसे बराह रास्त इंटरेक्ट कर सकते हैं उन्हीं को सुनते हैं। तो वो अब आप जहाँ भी 4G 3G 5G इंटरनेट है वहाँ पे ये मजबूरी है। अब मिसाल तौर पे भी कच्चे के डाकू थे साउथ पंजाब के, वो भी टिकटॉक्स बना रहे थे और हम यहाँ भी लोग टिकटॉक बना रहे थे और उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे। माई पॉइंट इज के क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैन इट बी अ पोटेंशियल ब्रिज के ये जो लोग हमारे इस धारे से बाहर हो जाते हैं वो उनको वापस ले लिया जाए? माजरत के साथ नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि नॉलेज भी दे, और जरूरी भी नहीं कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाए। तो आपको कोई आलिम जो है वो जवाब शायद दे दें। देखिए ये एक पूरे एक माहौल की जरूरत पड़ेगी वहां, जिसमें मेरे सर पे कोई गर्दन पे तलवार ना लटक रही हो। जी। मैं वो मजे का किस्सा सुनाऊं, ये जुनैद जमशेद, जुनैद जमशेद का किस्सा जब हुआ तो इस पे ब्लास्फेमी का चार्ज लगा। ठीक, मैं बड़ी दुआएं मांगी, मैंने कहा यार अल्लाह मियां इसका केस चला जाए को, क्योंकि ये देवबंदी इसको सपोर्ट करेंगे, इसके खिलाफ बरेलवी आएंगे, अहले हदीस भी कूदेंगे। मैंने कहा खुदारा ये केस चले अदालत में, ये सब अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स दें और उसकी बेसिस पे शायद किसी गरीब आदमी का रास्ता निकले। ये एक डायलॉग होने वाला है, इस वक्त तो आप होने नहीं दे रहे। देखें एक माहौल चाहिए ना जहां मैं बात कर सकूं, मुझे डर ना लगे। जी। आज के दिन में मुझे नहीं पता किस चीज को आप कर देंगे, मुझे बेहुरमती हो गई, बिल्कुल। आप उठा के आप
फांसी की सजा दे देंगे। आपके यहाँ ब्लास्फेमी लॉ रैशनलाइज होने वाला है। जी जो बंदा वो भी बात करता है उसको भी आप उसके खिलाफ भी कर देते हैं। जी नहीं, अब तो मतलब अब मेरे ख्याल में थोड़ा एनवायरनमेंट काफी कंड्यूसिव बना है, कुछ बड़े अच्छे किरदार सामने हैं, जिस तरह वो जेलम में एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, उनसे भी रब्ता रहता है हमारा, बड़े अच्छे वो, उन्होंने भी बहुत मतलब यंग लोगों के अंदर ये खोला है होराइजन, और अब क्रॉस मतलब पूरे पाकिस्तान में ये बात होती है। और ना वो एक मिलियंस। बेचारा जवान लड़का, 10 साल हो गए उसको जेल में, जुनैद हफीज, जी उसको तो कोई निकलवा दे इस चक्कर में। देखें, जवानी में आपसे गलती भी हो जाती है, जी इनके को माफी की गुंजाइश भी तो होनी चाहिए ना। जी, जैसे सब बाकी सारी सारे जराइम में होती है। तो आइडिया को करने के लिए तो बात तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए ना। आपका कहते हैं कोर और मसला आपको लगता है कि ये कि रिलीजियस क्लाइमेट और जनरल एक इंटरनल डायलॉग के एतबार से ना सिर्फ लीगल सिक्योरिटीज, एक्चुअल सोसाइटल लेवल पे एक बिलीफ हो कि नहीं ये हमने बात बर्दाश्त करनी है, क्योंकि लीगल सिक्योरिटीज काफ़ी नहीं होती इफेक्टिवली। हमारे जो इदारे हैं वो लीगल सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर ही देते हैं, कोशिश कर करके वो, बल्कि जेलों में भी लोगों को इसलिए डालते हैं कि वो उनको बचाना चाह रहे होते हैं एक मॉब से। आप कह रही हैं कि सोसाइटल एटीट्यूड चेंज होगा तो फिर ये इन मसाइल के हल निकलेंगे। मेरे ख्याल में जी दोनों का कॉम्बिनेशन है। रियासत जब तक मजहब को एज अ टूल इस्तेमाल करना बंद नहीं करेगी, अ, एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपके यहाँ जो माशरे में गुंजाइश नहीं बनती। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि एंगेजमेंट, मैं समझती हूँ जी कि मजहब में, इस्लाम में, ये सबसे, ये जो सेमिटिक मजाहिब हैं उनमें सबसे यंगेस्ट ये है। एक अंदर डायलॉग की एक जरूरत है। वो डायलॉग शायद सऊदी अरेबिया में बेहतर हो सकता है। और हम ये भी भूल जाते हैं कि इस्लाम जो है ना, हर जगह उसका अपना एक पैटर्न है। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम मजहब जो है ना इस्लाम, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया। सऊदी अरेबिया में वो कि जिसको मजे की बात है कि जिसको हम कहते हैं वहाबियत कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ से गई हुई है। उनके उस्ताद जो थे हयातुल सिंधी, सिंध से थे। अ, बहुत सारे जो उलमा हैं उनके, उनकी तालीम इनिशियल जो है और उसके बाद भी उनकी ट्रेनिंग यहाँ हुई है सब कॉन्टिनेंट पे। अ, हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया से इस्लाम मुख्तलिफ है। जी हमारा तुर्की से इस्लाम मुख्तलिफ है। जी मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। जी, जाहिर बात है। राइट। तो एक गुफ्तगू की, एंगेजमेंट की, आपस में आप अपने आप से शुरू करें ना, आप बात कर सकें। अ, आप मारपीट करने लगे, आप कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपने कहा कि जी अभी खुल रही हैं, खुल खाक रही है। वो खातून ने हरूफ उसके लिबास पे थे, जी जी नहीं नहीं, ब्लास्फेमी। वो ठीक है। डॉक्टर साहब वो लेफ्ट देखें, ओवर रेमनेंट्स तो जाहिर बात है, एक इनर्शिया बहुत होता है माशरे का, टाइम लगता है, लेकिन डायलॉग खुला है और इन इंसिडेंट से खुलता भी है डायलॉग मजीद। अच्छी बात है जी, लेकिन बात यह है कि अगले 20 30 40 साल, और उसमें आपके अपने अंदर जो पॉलिटिकल, 100 एक साल दे ना, सोशल 100 एक इनर्शिया, साल देना हमें फिर। बहुत बहुत सारी जो चीजें हैं ना, और उसमें जितना आप अपना नुकसान तब तक कर लेंगे, कत्लो गारत कर लेंगे। वापस जो गुफ्तगू मैं थोड़ी सी ले जाऊं, देखिए ये जो है ना, आपका जो टीटीपी का मसला है, टीटीपी के का बुनियादी मसला एक तो ये है कि वो चाह रहे हैं कि उनको भी पावर कंट्रोल चाहिए। अफगानिस्तान, अफगान तालिबान की तो आपने बढ़ बढ़ के मदद करवा दी, वो कहते हैं हमारे साथ क्या एतराज है आपको। दूसरा ये है कि आपको भी देखे ना, आप भी लाए में हैं अफगान तालिबान को।
आप तहरीके तालिबान टीटीपी को आप प्रेफरेंस देते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पे, क्योंकि आपको रियासत को मसला पड़ा हुआ है, फिर ये कोई एक पश्तूनिस्तान ना बन जाए, एक पश्तून नेशनलिज्म जो है उससे घबराते हैं। जी हमारी जो है ना जी, उसने रियासत ने जो हमेशा से उसका मसला एक तो रहा है विद एथनिसिटी, जी शदीद जी शदीद एथनिसिटीज के साथ मसला हुआ, इरैशनल सस्पिशन ऑफ एथनिसिटीज है, और वो कन्वर्ट कभी हो नहीं सका। कि देखें, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, बल्कि पाकिस्तान अ, से 77 साल हो गए हैं ना, उससे पहले भी एक मुल्क था। बरतानिया जो था, बरतानवी कॉलोनियल सरकार, उसने आके इंडिया को उसने बनाया था। उससे पहले भी ये खित्ता मौजूद था। कई कई आए, लोग आए जिन्होंने फतह किया ये इलाका, अपनी हुकूमतें की, फिर वो हुकूमतें चली गई, जी नहीं आई। तो मेरी जबान, मेरी समाज तो कब से वहां है ना। जी तो किसी दिन आप मुझसे पूछेंगे, मेरी तबीयत जो भी होगी, मैं अपनी एथनिसिटी आपको बताऊंगी। किसी दिन मेरी तबीयत होगी, हो सकता है अपना सेक्ट बताऊं, किसी दिन तबीयत होगी अपनी फैमिली का बताऊं। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी मेरे पाकिस्तानी होने की, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये रोज रोज मुझसे मेरी मुतालबा करना। मोहब्बत की जी मुतालबा करना क्या बेतुकी बात है। जी और फिर कहना कि नहीं, अगर तुमने अपने आप को एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो फिर तुम्हारी नेशनलिज्म में कोई मशकूक बात है। खलल है कोई इसमें। जी तो तो दिल खट्टा कर देते हैं आप। जी सो बात यह है कि एक तो एथनिसिटी के साथ आपका एक हमेशा से झगड़ा रहा है, आपकी रियासत का, और उसकी वजह से आपने हमेशा एक इस्लामिस्ट फोर्सेस को प्रेफर किया है। वो टोटलाइजिंग तो इफेक्ट क्रिएट टीटी करती हैं। जी तो टीटीपी जो है, आपको जाहिर है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को धक्का देने के लिए आपको टीटीपी हमेशा से ज्यादा पसंद है। अब मसला ये है कि अच्छा, आप फिर आप कोलैटरल डैमेज भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब कि ये आप समझें कि ये बहुत घबरा रहे हैं कि अभी लोग मारे गए, टेररिस्ट अटैक, ये वो भी नहीं है। ये भी चलता रहेगा। मसला एक और ये है कि जो मुंह को आपको खून लग गया है ना, वो ये है अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में। इस वक्त जो झगड़ा है वो ये है कि अफगान तालिबान थोड़े से आपके से बाजू छुड़ा के, वो मैं समझती हूँ कि कई अ, तरीकों में वो आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। उनकी ज्यादा प्रैग्मेटिस्ट हैं। जी वो अमेरिका से भी कर रहे हैं, चाइना से भी कर रहे हैं, इंडिया से भी कर रहे जी हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ भी उन्होंने करना है। आपकी प्रैग्मेटिज्म एंड रैशनैलिटी जो है ना, वो शदीद मशकूक हुई। पाकिस्तान की प्रैग्मेटिज्म और रैशनैलिटी मशकूक हो चुकी हुई है। दैट वाज डॉक्टर आयशा सिद्दीका मैम। काफ़ी टाइम लिया आज मैंने, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गुफ्तगू जो है वो कुछ सैर हासिल होगी और लोग पसंद करेंगे इसे। में अच्छा मजा आया। बहुत अ, होनी चाहिए गुफ्तगू। लेकिन वो तलवार लटकती रहेगी गुस्ताखी की। नहीं, इंशाल्लाह वो दुआ करें। और जिद्दोजहद आपने भी की है, हम लोग भी कंजर्वेटिव स्पेक्ट्रम पे, चाहे वो लिबरल हों, यहाँ पे सभी इसको कोशिश में लगे हुए। पसंद कोई नहीं करता इस माहौल को, सब बस बर्दाश्त करे जा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की तरफ ही काम होगा। आपके जो सवालात चलो होंगे यार, प्लीज़ कमेंट्स में डालिएगा। डॉक्टर आयशा को हम दोबारा ज़हमत देंगे अगर बस वक्त होगा इंशाल्लाह, और वो इसको हमारी पॉडकास्ट को लायक समझेंगी, तो फिर आपके सवालों के जवाब के लिए भी वो इंशाल्लाह मैंने दोबारा। आपके साथ बहुत बात करके
मजा आया। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम खुदा वालेकुम हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम।